नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के ऐसे आर्टिकल्स जिससे हम एनालाइज कर पाएँ कि दुनिया में ऐसे कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जो हमारे पॉकेट पे असर डाल सकते हैं, हमारे फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो हमारा फोकस होगा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर, मैं कहूँगा हमारे इनकम, हमारे एक्सपेंडिचर और इसके अलावा हमारे बिज़नेस और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दुनिया में कहीं भी अगर कोई इम्पैक्ट करने वाली ऐसी चीज़ हो रही है जो हमारे फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट डाल रही है, वो डिस्कस होंगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। शुरुआत कर लूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। अगर ऐसे वीडियोज़ आपको देखना पसंद है तो ज़रूर इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आप अपने फीड में ऐसे ही वीडियोज़ के रिकमेंडेशंस चाहते हैं तो। शुरुआत हो रही है जुबिलेंट से। जुबिलेंट काफ़ी मैं कहूँगा फ़ेमस कंपनी है, जुबिलेंट फार्मा है, जुबिलेंट फूड्स है एंड यहाँ पे जुबिलेंट फूड्स अगर आप देखें, तो इनके पास डोमिनोज़ का फ्रैंचाइज़ है। इंडिया में डोमिनोज़ का फ्रैंचाइज़ कौन ओन करता है? जुबिलेंट फूड एंड यहाँ पे ये गोल रखा है इन्होंने कि 1000 आउटलेट्स ये ऐड करेंगे बाय 2028। 2025 ऑलरेडी चल रहा है, मतलब अगले 3 सालों में जुबिलेंट फूड वर्क्स ये गोल कर रहा है कि ये डोमिनोज के फ्रैंचाइज को बढ़ा करके करीब-करीब 3000 आउटलेट्स क्रिएट कर देगा, मतलब 2000 अभी है और 1000 और ऐड कर देगा अगले कुछ सालों में। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कंपनी काफ़ी इसका मतलब बुलिश है। आगे कंपनी को ये लग रहा है कि पिज़्ज़ाज़ और ये जो फास्ट फूड चेन है क्यूएसआर्स जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड हो सकती है अगले 2 से 3 सालों में। एंड ये अगर आप देखें तो कंजम्पशन स्लो डाउन के ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल्स कवर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इंडिया में कंजम्पशन कम हो रहा है, स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे डोमिनोज सबसे ज़्यादा है। बट स्टिल सबको मे बी ये लगता है कि ट्रांजिटरी है, यहाँ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। कंपनीज़ काफ़ी बुलिश है, हम ये कह सकते हैं इस पैरामीटर से, इस फैक्टर से कि ये स्मार्ट मनी है, ये बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं और ये इस चीज़ पे बेट कर रहे हैं कि आगे इंडिया का कंजम्पशन बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। एंड स्पेसिफिकली ये महँगे फूड आइटम्स हैं, पिज़्ज़ाज़ दे आर एक्सपेंसिव राइट? या पानी पूरी नहीं खा रहे हो या फिर आप जाके मैं कहूँगा समोसे नहीं ले रहे हो, पिज़्ज़ाज़ एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो वहाँ पे यूजुअली जब लोगों की इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है, तभी ऐसे फूड आइटम्स के डिमांड भी इंक्रीज़ होता है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए हैं कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, इनका कहना है। टैक्स ब्रेक्स तो अनाउंस किए ही किए हैं। इसके साथ इंटरेस्ट रेट भी घटा दिया है आरबीआई ने। तो यहाँ पे अब एक नया पे कमीशन आ रहा है, राइट? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल से लागू हो जाएगा। न्यू 8th पे कमीशन जिसे हम कहते हैं, तो आगे लोगों के पास पैसा आने वाला है, लोगों के पैसा हाथ में, और जब लोगों के पास पैसा आता है, तो लोगों के पास वो टिकता नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बड़ी जल्दी, यूजुअली अगर आप देखोगे। जैसे आप मैं कहूँगा 1 लाख लोगों को 1 करोड़ बाँट के देखो। अब देखो 1 साल के अंदर-अंदर कितने लोगों के पास 1 करोड़ होंगे? बहुत रेयरली ऐसा होगा कि मतलब आधे लोगों के पास भी उतने पैसे बच रहे हों। तो कंपनी ने आगे टेलविंड्स देखी है डिलीवरी में भी, डाइन-इन में भी। यहाँ पे सेल्स जो है इनका अगर आप देखोगे तो 12.5% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। डिलीवरी अगर आप देखोगे तो 24.7%। तो इंडिया में डिलीवरी लोगों को बहुत पसंद है। लोग घर पे ही डिलीवर करवा के खाना पसंद करते हैं। इंडिया जैसे जगह पे ऐसा लगता है, जिस हिसाब से ग्रोथ दिख रही है हमें। इनके लिए कंसर्न्स क्या-क्या है? सबसे पहले तो चीज़ों के दाम बढ़ना। अब ये फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनके मैं कहूँगा एक्सपेंसेस को बढ़ा सकती हैं, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके घट सकता है। तो इन्होंने अभी तो दाम नहीं बढ़ाया, बट मे बी आगे ऐसा हो सकता है अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो और जो रॉ मटेरियल है इंक्रीज़ हो, तो फिर यहाँ पे इन्हें बढ़ाना पड़ सकता है प्राइसेज़ को। टेक्नोलॉजी इन्हें हेल्प कर सकती है, टेक्नोलॉजी इनकी मदद कर सकती है एफिशिएंसी को बढ़ाने में और इनके सर्विस क्वालिटी को और इम्प्रूव करने में, इनका ये कहना है। तो वी हैव टू सी कि किस तरीके से ये आगे एक्सपेंशन कर पाते हैं और इनके जो कंपेटिटर्स हैं, वो यहाँ पे क्या मैं कहूँगा डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। शुरुआत करूँगा अगले आर्टिकल की और ये है आरबीआई लाइकली टू डबल एफपीआई इन्वेस्टमेंट कैप टू 10%। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। एफपीआई क्या होता है? आरबीआई हमें पता है, हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है और ये डबल करने वाला है एफपीआई इन्वेस्टमेंट कैप। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स इंडिया के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट, एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट कैप है, कैप मतलब ये कोई टोपी नहीं है, ठीक है? कैप का मतलब लिमिट। तो जो लिमिट था कि एफपीआई एक बार में एक कंपनी में कितना पैसा ले रहा है, लगा सकता है, वो था 5%। लेकिन अब ये डबल करके 10% करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डबल करने वाला है कैप लिमिट को, जो 10% होने वाला है नए रिविजन के बाद,
बाय एन इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर इन लिस्टेड कंपनी। तो एक इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर एक लिस्टेड कंपनी में 10% तक इन्वेस्ट कर सकता है और आरबीआई चाहता है कि इससे इंडिया में कैपिटल आए बाहर से। अभी पिछले 1 साल से इंडिया से कैपिटल वापस जा रहा था बाहर, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे हम वापस लेके आए, तो इसके लिए हम थोड़े बेटर रूल्स बना रहे हैं, थोड़े रिलैक्सेशंस दे रहे हैं। किसको? फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो प्रेशर्ड है बाय पुअर अर्निंग्स। एक तो पुअर अर्निंग्स ये कह रहे हैं हमें मिली है, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो प्रोस्पेक्ट्स है यूएस के टैरिफ के, इसकी वजह से 28 बिलियन डॉलर जो है स्टॉक से निकाल दिए गए हैं सितंबर के रिकॉर्ड हाई के बाद बेंचमार्क निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 बेंचमार्क क्या है हमारा? ये इंडेक्स है, हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना बड़ा जरूरी है। यही रीजन है कि हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपये को बेचते हैं, डॉलर को खरीदते हैं और डॉलर लेके चले जाते हैं। तो क्या होता है? रुपये पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स एक ही चीज सॉल्व कर देगी, और वो क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, चाहे वो एफपीआई की फॉर्म में हो, एफआईएस की फॉर्म में हो, या फिर वो एफडीआई के फॉर्म में हो, और बेटर उसे माना जाता है। तो ऐसा फील किया जा रहा है कि जो प्रपोजल्स है ये एज अर्ली एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और इससे काफी पॉजिटिविटी आ सकती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमाग में। एंड ये जो जो प्लान्स हैं ये एनविजेज करते हैं कि हम अलाउ करेंगे सारे फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कि वो 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी में, जो पहले 5% था इस स्कीम के तहत। आरबीआई ने रेज किया है टू 24% कंबाइंड होल्डिंग limit for all overseas investors in listed company from 10%। तो यहाँ पे 24% की लिमिट हो गई है किस चीज के लिए? जितने भी ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, मतलब इंडिया से बाहर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग हैं वो अब एक लिस्टेड कंपनी में पहले 10% होल्ड कर सकते थे, अब 24% होल्ड कर सकते हैं। तो आरबीआई सेट कर रही है प्लेग्राउंड जहां पे फॉरेन का पैसा इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आ पाए, उनकी होल्डिंग्स इंडिया में और ज्यादा बढ़ पाए। तो यहाँ पे लेट्स सी, मतलब इससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं? क्या मार्केट इससे ऊपर जा सकता है? जी हाँ, जा भी सकता है, मतलब, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है ना कि तुरंत आ जाए। हो सकता है इसका इफ़ेक्ट कुछ दिनों बाद देखने को मिले। हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगे कि इंडियन वैल्यूएशन अभी महँगे हैं, तो वो वेट करेंगे पैसा लगाने के लिए। उन्हें लगे कि अभी सस्ते हैं, तो फिर वो अभी ही लगाना शुरू कर देंगे और अपने, मैं कहूँगा, जो एक कैप टेबल हट गया है क्योंकि, तो नए कैप के हिसाब से अपने एडजस्ट करना शुरू कर देंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को। बट अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द एप्लीकेबल होने वाला है। इंडिया वार्म्स अप टू चाइना टू स्टे कूल दिस समर। अब इस समय मैं बोल रहा हूँ आपको, इंडिया गवर्नमेंट प्लान कर रही है गर्मी के लिए, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है हमारे। तो हमने ऑलरेडी काफी सारे प्लान कर रखे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कंपनीज को कि आप 5 स्टार एनर्जी सेविंग एसीज बनाओ, जितना हो सकता है एयर कंडीशनर 5 स्टार वाले बनाओ, एनर्जी को सेव करना है। और कोल वगैरह का प्रोडक्शन एकदम पीक पे चल रहा है इस टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा कोयला हमें इकट्ठा करके रखना है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए, पावर कट्स ज्यादा ना हो। तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है एक फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक है, पोटेंशियल जॉइंट वेंचर्स के पे। तो यहाँ जॉइंट वेंचर की बात चल रही है, पार्टनरशिप की बात चल रही है इंडियन और चाइनीज कंपनीज में फॉर एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में जो कंप्रेसर लगता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडियन और चाइनीज कंपनीज क्या करे, जॉइंट वेंचर बनाए, पार्टनरशिप करे, और इससे वो लोकल कैपेसिटी को बढ़ाए। मतलब जो इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट है इनकी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, नए प्लांट्स बने, चाइनीज और इंडियन कंपनीज मिल करके साथ में वो गुड्स को प्रोड्यूस करें। जो फोरकास्ट है इंटेंस समर का इस साल, यहाँ पे रिकॉर्ड तो टेम्परेचर रहने वाला है। अगर आप देखो कि गर्मी रहने वाली है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट काफी प्लानिंग कर रही है एसीज और कूलिंग इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए, और पावर प्रोडक्शन को भी बूस्ट करने के लिए। बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की, और ये है इक्विटी डेट फंड रेजिंग एट ऑल टाइम हाई इन एफआई 25। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जब आप कंपनी का छोटा सा हिस्सा बेच देते हो किसी को, क्योंकि आगे कंपनी को पैसे की जरूरत है। तो लेट्स से मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी कंपनी 10 रुपए की है, मैंने 10% बेच दिया, तो मेरे पास 1 रुपए आ गया। अब उस 1 रुपए को मैं कंपनी में लगा करके कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ। अब डेट फंड रेजिंग क्या हो गया? जब मैंने बैंक से उधार ले लिया, मेरी कंपनी का मैंने एक भी पोर्शन कुछ नहीं दिया है, मैंने बस उधार लिया, वो उधार मैं इंटरेस्ट के साथ ब्याज देकर के आपको ईएमआई पे चुकाऊंगा। तो ये दोनों तरीकों से इस टाइम पे इंडियन कंपनीज रिकॉर्ड फंड रेजिंग कर रही है। यस, तो फंड रेजिंग अगर आप देखेंगे, डेट और इक्विटी दोनों रूट से इंडियन कंपनीज कर रही है, और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एफआई 25 में। और यहाँ पे हाई वैल्यूएशंस थे, तो इससे क्या हुआ? अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज मिला स्टेक डायल्यूशन के लिए। सबसे पहले तो मतलब मेरी कंपनी की वैल्यू ऑलरेडी बहुत ऊपर है, तो मैं थोड़ा-सा बेच देता हूँ, बाद में नीचे जाएगा तो खरीद लूँगा, है ना? तो ये सही टाइम है शेयर्स को थोड़ा एलोकेट बेचने का।
और प्राइम डेटाबेस अगर आप देखेंगे तो इक्विटी फंड रेज़ हुई है, मतलब शेयर्स बेच के कंपनी ने 3,71,000 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं और ये 92% का इंक्रीमेंट है, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, ठीक है? और ओवरऑल इक्विटी फंड रेज़िंग रहा है 3.88 लाख का अलग-अलग तरीकों से किया गया। डेट उधार की बात करूँ तो 11.12 लाख करोड़, यहाँ पे इंक्लूडिंग इन्वेट्स एंड आरईआईटीज़ का यूज़ करके किया गया है 11.12 लाख करोड़ का फंड रेज़, ठीक है? प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है कुछ डेट का और कुछ हुआ है पब्लिक बॉन्ड्स के थ्रू। तो रिपोर्ट ने रिवील किया है कि 78 कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज़ ने रेज़ किया है 1.62 लाख करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से आईपीओज़ ला करके। जब शेयर बाजार में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब जहाँ पे पब्लिक ऑफरिंग मतलब जहाँ पे पब्लिक पैसा लगा रही है आपकी कंपनी में, अब तक सिर्फ आपका पैसा लगा हुआ था। तो काफ़ी बड़े अमाउंट्स रेज़ हुए हैं। क मैंने आपको बताया था कि जनवरी से लेके मार्च तक पिछले साल 22 आईपीओज़ आए थे इंडिया में और इस साल सिर्फ 9 आए हैं। तो डेट यहाँ पे काफ़ी हाई मैं बोलूँगा चल रहा है इस टाइम पे, डेट काफ़ी ले रही है कंपनीज़। तो ये डेटा मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों ये जान के क्या फ़ायदा हो जाएगा आज मेरे क्या ये बोलते हैं ना लोग कि ये क्या क्वेश्चन क्या यूपीएससी में आने वाला है? देखो, अगर कंपनीज़ मैं बोलूँगा कंपनीज़ रन करने वाले लोग, सेंट्रल बैंक्स रन करने वाले लोग, इन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। इनका पैसा हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पे पोटेंशियली सबसे ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 2025 में ये कंपनीज़ रिकॉर्ड तोड़ अगर पैसा मार्केट से रेज़ कर रही है, तो क्या करेंगे उस पैसे का वो? आगे प्रोजेक्ट्स में लगाने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। एफडी तो करेंगे नहीं इतना महँगा पैसा उठा के ब्याज पर। तो इसका मतलब ये कंपनीज़ अभी ऐसा कर रही है क्योंकि इन्हें आगे बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इन्हें एक्सपेक्टेड है, तभी कंपनीज़ इक्विटी और डेट से इतना पैसा रेज़ करने का सोचेंगी। तो हमें इनके साथ चलना होगा, तभी हम पैसा कमा सकते हैं, राइट? जो स्मार्ट मनी है, हमें उसके साथ मूव करना होगा। तो ज़रूर हमें ये देखना होगा कि कौन-सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा रेज़ किया है, किस प्रोडक्शन में कहाँ वो पैसा लगा रहे हैं। अब कोई उधार ये भी हो सकता है कि कोई पुराने लोन चुका रहा हो, तो इससे वो उसकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, वो नए प्रोजेक्ट्स ले पाएगा, नई चीज़ें कर पाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्लोज़ली आपको स्टडी करना होगा, ठीक है? उसके अलावा इतना पैसा आया है तो कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है? सवाल ये है, राइट? कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है? इस साल सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से सेक्टर की लग रही है हमें? देखो इमीडिएटली तो पावर सेक्टर बड़ा सही चल रहा है, राइट? क्योंकि इसकी डिमांड होनी है बहुत ज़्यादा, राइट? पावर और एंसिलरी जो भी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारी ये समर में जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, इसकी कैपेसिटी बूस्ट करने के लिए भी हो सकता है पैसा रेज़ किया जा रहा हो। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती है, तो ये आप इससे क्लू लेकर के आगे रिसर्च कर सकते हो। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ट्रम्प टैरिफ स्पार्क ग्लोबल वरीज। ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं, ये लगे हैं ऑटो कंपनीज पे, ऑटोमोबाइल कंपनीज पर। ऑटो स्ट्रीट जो है, ये अब एक रफ राइड के लिए सेट हो चुका है। मतलब एक लेटेस्ट ट्विस्ट आया ट्रेड वॉर में और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अनाउंस किया कि वो 25% का टैरिफ लगाएंगे ऑटोमोबाइल्स पर और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 3। वेल यूरोपियन यूनियन ईयू को अगर आप देखोगे और जापान को अमंग अदर्स ये गेयर कर रहे हैं अप फॉर रिटालिएशन। इंडिया भी अपना खुद का मैच कैलकुलेट कर रहा है इस टाइम पे और देख रहा है कि क्या इंपैक्ट होगा एडिशनल टैरिफ पे। बट मुद्दे की बात यह है कि यूएस ने टैक्स लगाया 25% का, जो भी अपनी गाड़ियां यूएस में इंपोर्ट करके वहां पर बेचेगा। इंडिया को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया कार्स इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में से एक है, एक्सपोर्ट करने वाली नहीं। अभी हमारी कार्स मैं बोलूंगा इंटरनेशनली compete करना शुरू कर चुकी है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। ऑल्दो आप देखोगे महिंद्रा की कार्स बाहर बिकती हैं ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में भी अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये कोशिश कर रहा है एक्सपेंशन के लिए। रॉयल एनफील्ड बाहर काफ़ी बिकता है, लेकिन यूएस में मुझे लगता है लिमिटेड ही है सेल्स इनकी, यूके वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है, यूरोप में। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप ये देखो कि इसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज़ पे क्या बहुत ज़्यादा पड़ रहा है? नहीं। लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर 6% नीचे थे, क्योंकि वो जैगुआर लैंड रोवर का भी ओनर है और जैगुआर लैंड रोवर का 1/3 सेल्स कहाँ से आता है? नॉर्थ अमेरिका से। और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में 22% कहाँ से आता है? यूएसए से। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैगुआर लैंड रोवर की वजह से टाटा मोटर्स का शेयर्स हमें खास करके नीचे दिखा। तो कहीं न कहीं आपकी कंपनी अगर ग्लोबल है, एक्सपोर्ट करती है, तो वो ज़्यादा पैसे तो कमाती है, लेकिन काफ़ी बड़े-बड़े झटके भी लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उनके ही फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर
हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स जो है, वो कोई बहुत बड़ा हिट नहीं लेने वाला है क्योंकि इंडियन कार मेकर्स कैटर नहीं करते हैं यूएस मार्केट्स को। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लग्ज़री कार मेकर्स हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा चैलेंज रहने वाला है जैसा कि हमने देखा जैगुआर लैंड रोवर का हमने काफ़ी डिस्कशन किया कि इन्हें लॉस हो सकता है और जैगुआर लैंड रोवर ने प्रेडिक्ट भी किया था कि मार्केट में काम करना चैलेंजिंग हो सकता है और बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है आगे क्योंकि जो टैरिफ्स है, वो पता नहीं हम हमारा कितना नुकसान कर सकती है और इसके बाद अब हमें ये भी देखना होगा कि क्योंकि कंट्रीज़ बहुत शॉक है, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ ईयू का, ईयू एंड यूके ये क्या रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि ये दोनों क्या कह रहे हैं कि ये रिटेलिएट करेंगे। अब देखो आप हमेशा देखो कि कई बार आपकी दोस्ती तब गहरी होती है या आप एकजुट तब होते हो ना जब आप सबका एक कॉमन एनिमी होता है, राइट? तो कई बार हमने ये देखा है कि एक एनिमी चाहिए होता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ना कि एक फ्रेंड। एंड यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इस तरीके के टैरिफ्स लगा रहे हैं पूरी दुनिया पे, तो ये जो कंट्रीज़ है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, ये बहुत मतलब मैं कहूँगा काफ़ी गुस्से में है, ठीक है? एंड ये उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर नहीं रही है जैसा यूएस चाहता है कि उनसे दब जाए, वो हार मान जाए, उनकी बात मान ले, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा हमें होता हुआ। तो यूरोपियन यूनियन और यूके यहाँ पे क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये आज आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि ईयू और यूके को यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्योंकि इनके कार मेकर्स को ज़रूर यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो क्या इन्हें रेसिप्रोकेट करना चाहिए, टैरिफ्स लगा देने चाहिए? स्पेसिफिकली आप देखो जैसे जर्मन कार मेकर्स हैं, काफ़ी लॉस हुआ इनका ऑडी, मर्सिडीज़ से लेकर के बीएमडब्ल्यू, राइट? ब्रिटिश कार मेकर्स भी है हमारे पास, फ्रेंच कार मेकर्स है, इटालियन कार मेकर्स है। तो यूरोप अच्छा खासा मैं कहूँगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है यूरोप में और काफ़ी नुकसान इनका हो सकता है। इसके साथ चाइना का नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि चाइना बहुत ऑब्वियस है, हमें पता है चाइना तो रिटेलिएट करेगा यहाँ पे एंड चाइना ने कहा भी है कि वो सारे टेरिफ्स पर रिटेलिएट करने वाला है यूएस पे। लेकिन ईयू और यूके आपको क्या लगता है ब्लफ कर रहे हैं या सही में रिटेलिएट करेंगे और रिटेलिएट करेंगे तो क्या ये ट्रेड वॉर की शुरुआत होगी कि उधर से फिर और 25% टैक्स लगेगा, यहाँ से फिर और 25% लगेगा? क्या आप लोगों का ओपिनियन है? आप ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।